हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बोहरे और भाई मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं, जैसा कि हर हमारे शनिवार का शेड्यूल है, शार्प 8 PM हम विजिट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे उन सारे मैप्स को, उन सारी लोकेशंस को जो बेसिकली आने वाले जो बीता हुआ वीक है उसमें न्यूज में रही है और इनके यूपीएससी एग्जामिनेशन में आने की संभावना है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट, ध्यान दीजिए, हमने प्रीवियस सेशन में बेसिकली डिस्कशन कर रखा है इस बारे में कि भाई जो इंडोनेशिया वाला पोर्शन है, यहाँ की क्या कंडीशन रही है, बीते वर्षों में किस प्रकार के जो है वो प्लेसेस न्यूज में रहे हैं, और उसके भी पहले हमने डिस्कशन करा है बेसिकली पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आने वाले जो ज्वालामुखी हैं इनके बारे में। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो ना देखा हो तो प्लीज एक बार उसे विजिट कर लें, बिकॉज दे आर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आज की इस क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, अभी जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो है भाई बेसिकली जो हमास के अगेंस्ट इजराइल ने ऑपरेशन चलाया था, और इस ऑपरेशन में आप पाएंगे कि जो रफा वाला एरिया है यहां पर कुछ इलाकों पर जो है वो अटैक करा गया, और इस अटैक के परिणाम स्वरूप जो है वहां रहने वाले 50 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जो है वो डेथ हुई। अब ये प्लेस पहले भी और बीते लगभग 1.5 वर्षों से ये न्यूज में है, तो इसके बारे में इसी सीरीज में अर्थात मैप इन न्यूज की ही सीरीज में हमने डिटेल में इसे कवर कर रखा है। तो अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो दिस इज अ एडवाइस कि एक बार उन वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि पूरा इजराइल वाला एरिया, पूरा फिलिस्तीन वाला एरिया और ये गाजा स्ट्रिप वाला एरिया हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अब अगर हम यहां पर खासकर जो प्लेस इस न्यूज के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है, तो पहले तो आप यहां देखिए, ये एरिया यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं रफा क्रॉसिंग। ये जो रफा क्रॉसिंग है, ये रफा वाला एरिया जो आता है बेसिकली गाजा पट्टी पर, यहां पर आपको दिखाई देगा, और ये क्रॉसिंग जो है ये बेसिकली एक पाथ है, एक रास्ता है जो कनेक्ट करती है गाजा को विथ इजिप्ट। अब जब अगर मैं आपको इस मैप पर दिखाऊं, अब जब जो इजराइल है ये लगातार प्रेशर क्रिएट कर रहा है, लगातार यहां से इन्वेड करते हुए अंदर एंटर कर रहा है, तब रफा वाले एरिया में जो है काफी ज्यादा जो है वो प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखेगा। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। इन कुछ चीजों में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, जो ये गाजा पट्टी है, आई थिंक आप इजिली इसे जो है वो देख पा रहे होंगे। ये गाजा पट्टी वाला एरिया आपको दिखाई देगा कि इसके एक साइड यहां पर आपको मेडिटेरेनियन सी अर्थात भूमध्य सागर दिखेगा, यहां आपको भूमध्य सागर मिलेगा। डन। इसके पश्चात आपको ये वाला जो एरिया है ये इजराइल का एरिया है, यहां आपको इजराइल मिलेगा, और जो नीचे वाला पोर्शन है यहां आपको जो है जैसा यहां मेंशन है ये इजिप्ट वाला पोर्शन दिखाई देगा। अब अगर मैं आपसे कहूं तो ये जो प्लेस है आप इसे 5 मेजर सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो, यानी कि जो हमारा गाजा वाला एरिया है इसे आप 5 पार्ट में यानी कि 5 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। आइए इन 5 सेक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले तो भाई आपको नॉर्थ गाजा दिखाई देगा, ये सबसे अपर मोस्ट अर्थात नदन मोस्ट यानी कि उत्तरी जो है वो भाग है। इसके बाद यहां पर आपको बीच वाला सेक्शन दिखाई देगा, इसे गाजा सिटी बोलते हैं। यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर पोर्शन। इसी तरीके से आपको जो है यहां पर इसका तीसरा सेक्शन दिखाई देगा, इसे कहते हैं देर अल बलाह। फाइन। और इसके नीचे फिर आपको जो है एक और सेक्शन दिखाई देगा, इसे कहते हैं खान यूनिस एरिया। डन। और जो लास्ट वाला सेक्शन है, जैसा अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया कि भाई ये है रफा वाला एरिया। क्लियर। तो ये 5 सेक्शन है गाजा पट्टी के, नॉर्थ से साउथ की अर्थात उत्तर से दक्षिण की दिशा में आपको इनकी जानकारी होना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक है। क्लियर। यही वो एरिया है जहां पर आप पाएंगे कि इजराइल का जो है वो अभी आप पा सकते हैं मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू है। अब ये जरा इस प्रश्न पर फोकस करिएगा, देखिए प्रयास करिएगा कि आप इसे अटेम्प्ट जरूर करें, इसका उत्तर देने का जरूर प्रयास करें। नो डाउट कि मैं क्लास में ही इसका उत्तर आपको बता दूंगा, पर एक बार ट्राई जरूर करें अपने आप को चेक करने के लिए। वाई? बिकॉज इन सारे ही प्लेसेस के बारे में हमने पहले डिस्कशन करा है इसी मैप इन न्यूज के जो है सीरीज में। ओके, चलिए मैं आपके सामने एक बार क्वेश्चन को जो है वो रिपीट कर दूं। यहां ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
जो कभी ना कभी जो है आपको समाचार में देखने को मिले हैं। डन। अब यहां पर कुछ शहरों के नाम दिए हुए हैं और यहां पर जो है उनके देशों के नाम आपको दिए हुए हैं। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कितने जो है वो सुमेलित हैं, यानी कि किन किन में कॉम्बिनेशन जो है वो राइट है। ओके, अब देखिए यहां पर आप पाएंगे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रसाया अल फखर एंड अल सूबा, ये मैच कर रहा है फिलिस्तीन के साथ। डन। इसके अलावा बेताई हालिया, बेताई लाहिया और बेताई हनून, ये प्लेस है, ये मैच कर रहा है यमन के साथ। डन। इसके बाद एक है केफिर सावा और दूसरा है बेशरबा, ये इजराइल के साथ। अब आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये जो प्लेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं और यहां पर जो आपको देश दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कितने जो है वो सुमेलित हैं, 1 2 3, या इनमें से कोई नहीं, या तीनों सही हैं। फाइन। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देंगे। चलिए हम इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली इसका आंसर है क्या भाई। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये है भाई बेसिकली लेबनान का मैप। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको जूम करने पर दिखाई देगा कि ये इलाका है लेबनान का। डन। अब लेबनान की अगर मैं सीमाओं की बात करूं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये मेनलैंड जो है वो लेबनान का एरिया है। सेम चीज यहां पर आपको दिखाई देगा कि भाई ये वाला एरिया है भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर का। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आप इसका डिस्कशन क्यों कर रहे हैं लेबनान का, तो आंसर ये है कि भाई जो प्रीवियसली मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, यहां पर एक सिटी है जो लेबनान के एरिया में आती है। चलिए तो यहां आप देखेंगे, अगर मैं थोड़ा सा इसे जूम करूं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये जो मैप लगा हुआ है भाई, ये है हमारा लेबनान वाला एरिया। क्लियर। और थोड़ा सा अगर इसे जूम करें तो ये लेबनान का पोर्शन है। यहां आपको लेबनान के दक्षिणी भाग में, जरा मैं इसे जूम आउट कर दूं तो आप समझ पाएंगे कि लेबनान के केस में ये उसके कौन से भाग में आता है। तो ये लेबनान के केस में जो है इसके दक्षिणी भाग में आपको आता हुआ दिखाई देगा। डन। अब यहां देखिए, यहां आपको मिलेगा, अगर मैं प्रश्न में आपको दिखाऊं तो जस्ट अ सेकेंड, यहां आपको जो है रसाया फखर वाला एरिया दिख रहा है, रसाया अल फखर वाला और अल सूबा वाला। जरा यहां ध्यान से देखिए, यहां आपको जो है वो ये अल सूबा वाला एरिया दिखाई देगा और यहां पर आपको जो है जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज फखर वाला एरिया, रसाय अल फखर का एरिया, ये आपको यहां पर जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि ये दोनों ही प्लेसेस जो है वो कहां आते हैं, ये दोनों ही प्लेसेस बेसिकली लेबनान में आते हैं। अब इन प्लेसेस के बारे में आपको क्यों जानना जरूरी है? हो सकता है आपके दिमाग में प्रश्न आए कि सर रैंडमली किसी क्वेश्चंस को उठाकर क्या यूपीएससी पूछ लिया करती है? तो आंसर इज नो। ध्यान से समझिएगा, याद रखें कि लेबनान के ये दो प्लेसेस इसलिए इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज जो सूबा वाला एरिया है और जो रसाय अल फगर वाला एरिया है, यहां के बारे में मैं आपको बताऊं तो बेसिकली इनमें से एक प्लेस पर इजराइल ने जो है वो कब्जा कर रखा था। फाइन। ये सूबा वाले एरिया में जो है इजराइल ने कब्जा कर रखा था। फाइन। और इसके अगेंस्ट जो यहां का मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्ला, हिजबुल्ला ने इसके ऊपर जो है वो बम्बार्डिंग करी, अटैक करा। ठीक है। इसके रिटेलिएशन में फिर जो है वो इजराइल ने दूसरे एरिया पर अपने जो है स्ट्राइक करी, फखर वाले एरिया में। यानी कि सूबा वाले एरिया में इजराइल था और उसने जो है वो फखर वाले एरिया पर अटैक करा, उस रिटेलिएशन में जो कि जो है वो पहले हिजबुल्ला ने स्टार्ट करा था। ठीक। अगर आपको इस बात में कंफ्यूज हो कि भाई हमास कहां है, हिजबुल्ला कहां है, देखिए एक सिंपल सा मैं आपको समझाऊं तो याद रखिएगा, अगर आप जनरल सेंस में किसी चीज को समझना चाह रहे हैं तो एक सिंपल सी बात है, एक देश है भाई ईरान नाम से। फाइन। ईरान ये जो है ये 3 मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। ओके। खासकर हम मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो ये तीनों मिलिटेंट ग्रुप्स के लिए आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो भाई आपको दिखाई देगा, एक है हिजबुल्ला, एक है हमास और एक है भाई हूती। हूती ये प्रोएक्टिव है यमन वाले एरिया में, हमास ये एक्टिव है भाई इजराइल के पोर्शन गाजा वाले एरिया में, इजराइल का पोर्शन करें या फिर फिलिस्तीन का एरिया है बेसिकली गाजा वाला एरिया,
और हिजबुल्ला ये बेसिकली लेबनान में फेमस है, लेबनान में जो है ये प्रोएक्टिव है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि ये जो है वो बेसिकली सपोर्टेड हैं बेसिकली किसके द्वारा, ईरान के द्वारा। अब यहां पर आप समझ पाएंगे कि सिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, अरब नॉन अरब कॉन्फ्लिक्ट, इन सभी के कारण जो है ये एरिया काफी ज्यादा न्यूज में बना रहता है। डन। तो हमारा जो फर्स्ट डायमेंशन है आई थिंक आप उसे समझ चुके हैं कि भाई एक जो है अल फखर का एरिया और अल सूबा का एरिया, ये जो है वो फिलिस्तीन नहीं, ये लेबनान का जो है वो भाग है। और यहां पर अभी के समय जो है वो आपको बहुत सारी न्यूज देखने को मिलती है। चलिए अब अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा जो प्रश्न था, ये प्रश्न में सेकेंड डायमेंशन को देखिएगा। यहां पे बेतई लाहिया एक प्लेस है और दूसरा है बेतई हनून। इन प्लेसेस के बारे में आइए मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ये जो प्लेसेस हैं ये बीते समय में काफी ज्यादा न्यूज में इसलिए रहे बिकॉज ये गाजा के एरिया में आने वाली सिटीज हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर जैसे ही जो है इजराइल ने अपना मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करा तो ये बेताई लाहिया और बेताई हनून इन दोनों प्लेसेस पर जो है वो सबसे पहले अटैक हुए और यहां पर जो है वो कई जगह लाशों का ढेर देखने को मिला। इतना मैसिव अटैक था, इतना मैसिव जो है वो आपको यहाँ पे डैमेज दिखाई देगा। यानी कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इस तरफ वाला पोर्शन ये मेनली जो है वो इजराइल का है। यहां पर इजराइल की आर्मी है, ये इजराइल की जो है आर्मी वाला एरिया है। और यहां से फिर जो है आप पाएंगे कि अटैक जो है वो स्टार्ट हुआ और फिर बम्बार्डिंग और फिर मिसाइल्स को फायर करना, ये सारा गाजा की ओर जो है वो स्टार्ट होता है। अब यहां एक चीज आप नोटिस करें, सेम वही यहां पर भी आपको भूमध्य सागर दिखेगा और ये जो है वो गाजा स्ट्रिप का एरिया दिखाई देगा। मैंने असाफिया वाले एरिया को भी इससे पहले जो है वो कवर कर रखा है, अल जराह वाला एरिया भी जो है हमने पहले देखा है। तो इसलिए याद रखें कि चूंकि इस चीज को समझिएगा कि चूंकि ये चीजें अब काफी ज्यादा न्यूज में हैं, इस कारण इनसे प्रश्न आने की संभावना बढ़ जाती है। तो प्रयास करिएगा कि आप बेहतर तरीके से जो है इन प्लेसेस की लोकेशन को अपने दिमाग में सेटल डाउन कर लें। क्लियर। तो यहां पे आपको जो है वो लाहिया वाला एरिया और यहां पे आपको हनून वाला एरिया जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि हमारे प्रीवियस प्रश्न का भी हमारे पास आंसर है कि भाई ये वाले एरियाज अर्थात हनून वाला एरिया या हम कहें लाहिया वाला एरिया, ये बेसिकली यमन में नहीं आते हैं। डन। ये आते कहां पर हैं? ये आते हैं बेसिकली गाजा स्ट्रिप पे। डन। अब देखिए यहां पर दो और प्लेसेस हैं, एक सवा प्लेस है और एक जो है बेशरबा प्लेस है। अब आइए जरा हम देखते हैं कि ये सबा और बेशरबा ये प्लेसेस जो है वो क्यों न्यूज में थे। तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि थाउजेंड्स ऑफ रैलीज अक्रॉस इजराइल कमिंग फ्रॉम नेतन्याहू's रेजिग्नेशन। यहां पर नेतन्याहू के अगेंस्ट जो है वो इजराइल में ही कुछ रैलीज आपको देखने को मिली थी आज से कुछ समय पहले। चूंकि ये एक वर्ल्ड न्यूज थी, नेतन्याहू अर्थात इजराइल और इजराइल का अभी अग्रेशन और इस अग्रेशन के अगेंस्ट वर्ल्ड का अब धीरे धीरे करके जो है वो स्टैंड लेना। यहां मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिस समय 7-8 अक्टूबर को हमास ने अटैक करा एयर से इजराइल के ऊपर, ये एक क्रूर घटना थी। लेकिन अब विश्व जगत जो है वो इजराइल के ऊपर प्रेशर बना रहा है बिकॉज इसके बाद इजराइल ने जो स्टार्ट करा गाजा में, इससे सेवरल टाइम और डेथ जो है इंक्रीज हुई। तो यहां मेरा आप सभी से कहना है कि चूंकि अब ये जो पूरा मैटर है, ये पूरा जो इशू है, ये एस्केलेट हो रहा है, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो अपनी नजरें इस पर बनाकर रखें। जो छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, जो सिटीज होती हैं, यहां आप देखेंगे तो मैंने काफी कुछ को मार्क भी कर रखा है, इन्हें जो है वो ध्यान से अपने माइंड पर सेटल डाउन करें। यहां मैं आपको बताऊं तो जिन सिटीज के बारे में अभी न्यूज आई, जरा मैं इसे थोड़ा जूम करूं तो आपको और भी बेहतर तरीके से दिखाई दे। ध्यान दें तो ये सारी न्यूज हमने पहले कवर कर रखी है, यानी कि मैं पिन न्यूज में आपको इन सारे ही प्लेसेस के बारे में पहले से जानकारी भी मिल चुकी है। केवल और केवल आपके माइंड पे कुछ चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएं, इसलिए जरा ध्यान से देखिएगा। ओके, देखिए ये बेशरबा वाला एरिया है, यहां आपको दिखाई देगा ये बेशरबा की लोकेशन है। क्लियर। ये पूरा गाजा वाला एरिया है, ध्यान दीजिएगा,
ये पूरा जो प्लेस है, ये सॉरी माफ कीजिए, इजराइल वाला एरिया है, ये पूरा प्लेस है, इसे ध्यान दीजिए। यहां आपको एक तो जो मैंने बताया भाई अभी कि ये वाला पोर्शन, ये बेशरबा वाला एरिया है, ये आपको याद रखना है, और इसके अलावा ये सबा वाला एरिया है, बेफकर सबा। फाइन, तो ये दोनों प्लेसेस में अभी प्रोटेस्ट है। इसके अलावा आई थिंक आप लोग अवेयर हैं, जेरूसलम वाला एरिया तीनों ही अब्राहमिक रिलीजन्स के लिए सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, यानी कि बेशरबा जो नीचे है, इसके लिए ऊपर जो है आपको दिखाई देगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी से कुछ समय पहले ही मैंने क्वेश्चन को फिर से ओपन करा था, तो देखेंगे तो एक सबा वाला एरिया है, ठीक है। तो जो सबा और बेशरबा के बीच में आपको जो है वो देखने को मिलता है कि भाई हमारा यरूशलेम आता है। डन। ऊपर गोलन हाइट्स वाला एरिया है, और ये गोलन हाई वाला एरिया जो है हमने पहले डिस्कस करा है, लेबनान का एरिया है, इजराइल ने जो है इस पर कैप्चर कर रखा है। साथ ही नीचे जो है फिर आपको इजिप्ट वाला और फिर ये सारा एरिया दिखता है जो कि हमने पहले ही कवर किया है। तो चलिए, आई थिंक आपको ये एक्सप्लेनेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो न्यूज है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप पाएंगे कि बीते कुछ वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की घटनाओं से और उससे संबंधित आपदाओं की काफी ज्यादा न्यूज चर्चा में रही थी। अब इस चीज को देखिएगा ध्यान से कि बीते दिनों जो चिली एक कंट्री है, दक्षिण अमेरिकन देश है, आज की क्लास में चर्चा करेंगे। चिली की घनी आबादी वाले इलाकों में जंगल के आसपास आग लगने से जो है 150 से ज्यादा जो है वो लोगों की जान गई। साथ ही आप पाएंगे कि यहां पर 122 से ज्यादा लोग जो है वो विस्थापित भी हुए, और साथ ही यहां पर कुछ समय के लिए जो है वो ऐसी स्थिति निर्मित हो गई थी कि भाई जैसे एक स्थान पर आपातकाल आ गया हो। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं अगर आपको बताऊं तो चिली जो है वो इस मैप का थोड़े समय बाद हम यूज करेंगे, पहले हम इस मैप से समझते हैं कि चिली बेसिकली आता कहां पर है। तो ध्यान दीजिए और कंसेप्चुअली समझिएगा, और कोशिश करेंगे हम कि फॉरेस्ट फायर के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको एक्स्ट्रा भी बता दूं। तो यहां ध्यान से देखिए, जो चिले है, फाइन, इसका सबसे पहली चीज तो भाई ये एक दक्षिण अमेरिकी देश है, ये साउथ अमेरिका में आता है भाई, साउथ अमेरिकन नेशन है, दक्षिण अमेरिकी देश है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो एक याद रखिएगा कि इसकी जो लंबाई है, फाइन, ये लगभग 4000 जो किलोमीटर है इससे लंबा है, लेकिन चौड़ाई केवल और केवल 177 किलोमीटर है भाई। यानी कि यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो बॉर्डर्स को अगर मैं फाइन करूं तो मैं यहां एवरेज की बात कर रहा हूं भाई, ये आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, एक बिल्कुल ही पतला देश आपको दिखेगा। डन। तो ये है भाई चिले, क्लियर है आपको। अब ध्यान से देखिएगा, सैन डिएगो इसकी कैपिटल है, राजधानी है। और अब देखिए इससे कौन कौन से देश जो है वो सीमा बनाते हैं, यानी कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जो इसके साथ जो है वो बॉर्डर्स बनाते हैं, या मैं कहूं सीमा का निर्माण करते हैं। डन। अब देखिए ध्यान से कौन कौन सी इसकी सीमाएं हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये याद रखिए कि भाई इसकी एक सीमा जो है वो पेरू से लगती है। यहां सबसे पहले आपको दिखाई देगा बहुत बारीक, बट यस पेरू के साथ सीमा लगती है इसकी। डन, क्लियर है। इसके पश्चात जरा मैं इसे मार्क कर दूं, ये पेरू हो गया भाई साहब। इसके बाद यहां देखिए, यहां आपको दिखाई देगा कि ये है बोलिविया वाला एरिया, तो यहां आपको जो है बोलिविया के साथ सीमा बनाता हुआ दिखाई देगा। इसके पश्चात यहां देखेंगे तो आपको जो है वो एक और देश दिखेगा, इसे कहते हैं अर्जेंटीना। और ये याद रखिए कि अर्जेंटीना के साथ ये अपनी सबसे लंबी सीमा जो है, प्राकृतिक सीमा जो है वो बना रहा है। क्लियर। तो भाई आपको पेरू दिखाई देगा, बोलिविया दिखाई देगा, आपको अर्जेंटीना दिखाई देगा। और काम की एक बात बताता हूं, याद रखेंगे आप कि जब कभी आपसे पूछा जाए तो हमेशा ध्यान दीजिए कि यहां पर पैसिफिक ओशन है, यानी कि इसकी एक लंबी तटीय सीमा है, ये कुछ सबसे लंबी तटीय सीमा वाले देशों में आता है। डन। तो यहां हम सीमा में देखें तो आपको पेरू दिखेगा। पेरू इसके कौन से भाग में आएगा भाई, ये उत्तरी भाग में आएगा। आई थिंक आपके लिए रीडेबल होगा। डन। इसके अलावा आपको जो है
वो जरा मैं इसका कलर चेंज कर दूं भाई। सेकेंडली आपको यहां पर जो बोलिविया वाला एरिया है ये दिखाई देगा, ये आपको इसके उत्तर पूर्वी भाग में मिलेगा। इसके अलावा आपको यहां पर अर्जेंटीना दिखेगा, और अर्जेंटीना आपको जो है इसके पूर्वी भाग में देखने को मिलेगा। डन। अब देखिए इसका जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी इसकी सीमा बनती है प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर से। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको एक प्लेस और दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर नीचे आप आएंगे तो ये जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, यहां आपको एक प्लेस दिखेगा, इसे कहते हैं भाई टियारा डेल फ्यूगो। डन। अब इस टियारा डेल फ्यूगो के बारे में आइए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, ध्यान देंगे और इसे नोट डाउन जरूर करेंगे। मैंने अपने मैपिंग की क्लास में भी इसके बारे में जो है वो डिस्कशन करा है, आई थिंक आपने वो क्लासेस देखी होंगी, तो आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी। तो अगर हम कहें कि टियारा डेल फ्यूगो क्यों इंपॉर्टेंट है, टियारा डेल फ्यूगो, याद रखिए कि पहली बात तो भाई ये कि टियारा डेल फ्यूगो विश्व का सबसे दक्षिणतम मानवीय अधिवास वाला एरिया है, ठीक है, मतलब सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है जहां पर बच्चे आपको ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, सबसे दक्षिणी मानव अधिवास का क्षेत्र। तो आई थिंक आपको यह बात समझ में आ चुकी है, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखेंगे आप ये बात भी कि ये जो एरिया है ये बेसिकली जो मुख्य भूमि है, ये मुख्य भूमि से एक जल संधि के द्वारा अलग होता है। इस जल संधि को कहते हैं मैगलन जल संधि। अब ये मैग्नल जल संधि नाम क्यों है, तो एक चीज मैं आपको यहां दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये है भाई हमारा दक्षिण अमेरिका। डन। यहां पर आपको दिखाई देगा थोड़ा अलग होते हुए टियारा डेल फ्यूगो। ओके, ये है टियारा डेल फ्यूगो, और यहां आपको दिखाई देगा भाई ये है वो जल संधि। ठीक, अब समझिएगा, अगर मैं कहूं कि भाई ये जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, इसके ऊपर भाई आपको नॉर्थ अमेरिका दिखता है और यहां पर आपको अटलांटिक महासागर दिखता है, ठीक है, यहां पर आपको अटलांटिक ओशन दिखता है। अब हुआ ये कि इस साइड जो यूरोप है, यूरोप से वो व्यक्ति जो समुद्री रास्ते से पूरे विश्व का चक्कर लगाना चाहता था, अगर वो ये कार्य कंप्लीट करना चाहता है तो उसके पास एक बड़ी समस्या है भाई कि नीचे यहां पर सदर्न हेमिस्फेयर अर्थात सदर्न हेमिस्फेयर का ध्रुवीय क्षेत्र आ जाएगा, ठोस एरिया है, और इसके ऊपर वाला जो प्लेस है यहां आपको दिखाई देगा कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट उसे ब्लॉक करेगा। तो इसे पार करने का एक रास्ता जो आज आपको दिखाई देता है यह है पनामा नहर। लेकिन आप सोच कर देखिए कि पनामा नहर तब क्या बनी थी, आंसर इज नो। तो भाई रास्ता जो है वो होकर गुजरता है इस स्थान से, और ये जो स्थान था ये डिस्कवर करा था मैगलन नामक व्यक्ति ने। मैगलन नामक एक व्यक्ति थे और इनकी जो है हत्या कर दी गई थी फिलीपींस के पास वहां के आदिवासी लोगों के द्वारा। फाइन, तो इनका जो यात्रा थी इनके साथियों ने फिर इसे कंटिन्यू करा था और कंप्लीट करी थी। तो ये याद रखें कि ये पहले व्यक्ति थे, मैं यहां मेंशन कर दूं भाई कि मैगलन जो है वो ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने समुद्री रास्ते से
पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया था। ओके, और इन्होंने ही प्रशांत महासागर का नामकरण भी करा था। प्रशांत महासागर का नामकरण भी इन्हीं के जो है वो माध्यम से रहा था। और इन्होंने एक बात कही थी भाई कि जो अटलांटिक महासागर है इसमें शिप काफी ज्यादा जंप एंड बाउंस होता है, मतलब ऊपर और नीचे जाता है शिप, बहुत अशांत सागर है अटलांटिक। लेकिन जब ये एंटर करे इस रास्ते से तो एक एंडलेस सी दिखाई दिया जो कि एकदम शांत था, जो ये बताता है कि ये सी काफी गहरा था। ओके, तो यहां आपको जो है वो दक्षिणतम मानवीय अधिवास वाला एरिया, मैगलन जल संधि जो टियारा डेल फ्यूगो से इसे अलग करती है, ये आपको दिखाई देगी। तो इस प्लेस के बारे में हमने अभी डिस्कशन करा। आई थिंक आपको चिले जो कि न्यूज में है इसकी सारी जो है वो एसेंशियल चीजें समझ में आ चुकी होंगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके प्राकृतिक मैप की तरफ। तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो प्राकृतिक मैप है इससे आप बहुत सारी चीजें छोटी छोटी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां देखें भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि थोड़ा पहले हम इस वाले मैप पर फोकस करते हैं, ठीक है, तो जरा इसे ध्यान से देखें। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आपको याद रखना है कि अगर मैंने आपसे कहा कि भाई जरा इसे अलग अगली स्लाइड में लिखें, अगर मैंने आपसे कहा कि भाई जो एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत है, ये कहां आता है, तो आप कहेंगे सर ये जो है ये दक्षिण अमेरिका में आता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, दक्षिण अमेरिका में आता है। अब अगर मैं कहूं दक्षिण अमेरिका में कौन से भाग में आता है, तो आपका आंसर होगा वेस्टर्न साइड आता है सर, यानी कि पश्चिमी भाग में आता है। लेकिन ये याद रखिए कि ये पश्चिमी भाग में अवश्य आता है, लेकिन जब हम बात करें दक्षिण अमेरिका में कौन से देश में आता है, तो ये आता है चिले में। और जब हम चिले की बात करते हैं तब के केस में ये चिली के कौन से प्लेस में आएगा, तो याद रखिएगा ये चिली में जो है इसके पूर्वी भाग में आएगा। यानी कि देयर इज अ ट्रिकी थिंग कि चिली वाले एरिया में ये इसके पूर्वी भाग में हमें देखने को मिलता है। डन है। अब देखें तो यहां आप आ जाइए, आपको दिखाई देगा भाई एंडीज पर्वत। जरा मैं इसे मार्क करूं तो आप लोग मेरी जो कही हुई बात है उसे और भी बेहतर तरीके से जो है वो अपने दिमाग पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये आपको एंडीज पर्वत दिखाई देगा, ठीक है, डन। एंडीज पर्वत में ना यहां देखिएगा आप एक बीच में छोटा सा गैप सा दिखता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है, ये बियो रिवर नाम से एक रिवर है, इसके बाद ये गैप क्रिएट होता है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट यस आप इसे याद रख सकते हैं कि बियो रिवर के बाद एंडीज में एक छोटा सा गैप आता है और उसके बाद फिर आपको जो है एंडीज का अदर प्लेस जो है वो देखने को मिलेगा। डन। तो जो चिले है इसके पूर्वी भाग में आपको मिलेगा क्या, एंडीज। ओके, अब देखिए जो बचा हुआ पोर्शन है इसमें सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग पर सेटल डाउन करना है कि भाई यहां है आटाकामा का मरुस्थल। डन। तो आपको चिले में आटाकामा का मरुस्थल दिख जाएगा। अब जरा मैं इसे यहां पर थोड़ा मेंशन करूं तो दक्षिण अमेरिका में आता है भाई, दक्षिण अमेरिका में, लेकिन चिले के पूर्वी भाग में। इसे हम यहां मेंशन कर दें, ये इसका पूर्वी भाग है। अब सुनिएगा, जो एंडीज है यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी मानी जाती है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी मानी जाती है, और हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची। अब जरा इसे थोड़ा साइड करें, दूसरा जो हमें भाग देखने को मिलता है इसे कहते हैं हम भाई आटाकामा मरुस्थल। अब ध्यान से समझिए, जब मैं कहूं आपसे आटाकामा का मरुस्थल तो सबसे पहले तो एक चीज याद रखिएगा, यह जो मरुस्थल है यह काफी ज्यादा शुष्क है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल माना जाता है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है ये।
डन, इसे आपको याद रखना है। दूसरा, इसका जो मुख्य भाग है ये मेनली आता है चिले में, एक याद रखना है। और दूसरा याद रखना है कि भाई यहां वर्षा अत्यधिक कम होती है, पर अल नीनो ला नीना की कंडीशन में, अल नीनो की जो कंडीशन होती है, जो स्थिति होती है, इस स्थिति में कई बार आटाकामा के मरुस्थल में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ की स्थिति जो है वो निर्मित हो जाती है। और अल नीनो में और ला नीना में तो भाई ऐसा होता है कि यहां पर अत्यधिक सूखा देखने को मिलता है। और एक चीज याद रखिएगा, आटाकामा के मरुस्थल के सामने ही आपको हम्बोल्ट जलधारा देखने को मिलती है, और ये जो हम्बोल्ट जलधारा है यही इसके निर्माण का भी कारण बताई जाती है। किसी दिन डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या कारण है कि सारे ही मरुस्थल आपको पश्चिमी दिशा में ही देखने को क्यों मिलते हैं। ठीक है, तो यहां आपको आटाकामा का मरुस्थल दिखेगा। आटाकामा का मरुस्थल जो है वो हम्बोल्ट जलधारा के जो है वो सामने आपको देखने को मिलता है। मेनली एरिया चिले में आता है, कुछ पोर्शन है जो आपको दूसरे देशों में मिलेगा, बट मेनली ये जो है चिले के प्लेस में ही देखने को मिलता है। बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है, तो इसे भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ये जलवायु परिवर्तन का एक एग्जाम्पल माना जाता है कि भाई कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा आप अपने दिमाग पर सेटल रखिएगा। चले, तो हमने ब्रॉडर सेंस में ये दो चीजें तो देख ली भाई, कि आपको जो है वो आटाकामा का मरुस्थल दिखेगा और एक जो है वो आपको हैंडीज पर्वत दिखेगा। अब जरा हम दूसरे प्लेस पर फोकस करते हैं। आइए जरा जो चिले का ये वाला एरिया है इस पर आते हैं, इसे थोड़ा सा हम हटा देते हैं। तो यहां देखेंगे तो आपको और भी बेहतर तरीके से जो है वो चीजें समझ में आएंगी। यहां देखिए ध्यान से, देखो हमने ऊपर वाले पार्ट में तो देख लिया भाई कि हमें जो है वो आटाकामा का मरुस्थल दिख रहा है, लेकिन अब आइए जरा दक्षिणी भाग में देखते हैं। तो दक्षिणी भाग में आने से पहले यहां एक प्लेस मैं आपको मार्क कराना चाह रहा हूं, इसे जरा ध्यान से देखिए। इसे कहते हैं सेंट्रल वैली, केंद्रीय घाटी वाला एरिया। यह चिले के मध्यवर्ती भाग में आता है। और इसके लिए तो एक बात आप समझ लें और यहीं इसे याद भी कर लें। क्या भाई, जरा मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं जिससे आप और भी बेहतर तरीके से जो है वो इसे समझ पाएंगे। जस्ट अ फ्यू सेकेंड, तो हम फिर जो है वो इसे और कंसाइज मैनर में देख पाएंगे। और हाँ भाई, अगर आप इस वीडियो में जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मेरे टेलीग्राम चैनल पे हर बार मैं जो है वीडियोस की पीडीएफ अवेलेबल करा देता हूं। अगर आपको ना पता हो तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल है अभिनव बोहरे ज्योग्राफी के नाम से। फाइन, तो अभिनव बोहरे ज्योग्राफी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, आपको मेरे हर मैप इन न्यूज के पीडीएफ जो है इस चैनल पर आसानी से अवेलेबल मिल जाएगी। डन, चलिए अब वापस आते हैं यहां पर अपनी चर्चा पे। ध्यान दीजिएगा, तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो केंद्रीय घाटी वाला एरिया है ये घाटी है, तो फिर इसे मैं जो है वो हम इतना बड़े एरिया में क्यों देख रहे हैं? केंद्रीय घाटी वाला एरिया। अब समझिए, याद रखें कि ये जो केंद्रीय घाटी है ना डियर, ये केंद्रीय घाटी एक मैदानी भाग है, मैदानी भाग है। और कई बार इसे जो है वो चिले का जो एग्रीकल्चरल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, जनसंख्या वाला एरिया है, इस प्रकार से इसे जो है वो इंगित भी करा जाता है। ये आपको याद रखना है कि ये इसके मध्यवर्ती भाग में आता है, मध्यवर्ती क्षेत्र में ये आता है। और ये भी याद रखना है कि ये घाटी के नाम से दिखता है परंतु मैदानी क्षेत्र है। चिली के कुछ सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक भूभागों में से एक है। आई थिंक क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट डायमेंशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जरा मैं आपको पहले मैप पर दिखा दूं भाई। यहां देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कॉर्डिलेरा पैटागोनिया। ये जस्ट अ सेकेंड,
यहां पर आपको सबसे दक्षिणी भाग में आपको कॉर्डिलेरा पैटागोनिया, फाइन, ये देखने को मिलता है। ये याद रखिएगा, ये केंद्रीय घाटी के दक्षिण में आता है और ये कॉर्डिलेरा पैटागोनिया ये चिली के सबसे दक्षिणतम भागों में से एक है। ठीक, इसके पश्चात जैसा मैंने आपको बताया कि यहां आपको टियारा डेल फ्यूगो दिखाई देगा सबसे नीचे, और उसके बाद जो है वो मैग्नल की जलसंधि दिखाई देगी, स्ट्रेट ऑफ मैगलन दिखेगा। ठीक, तो ये नीचे स्ट्रेट ऑफ मैगलन है, ये वाला एरिया, दिस इज स्ट्रेट ऑफ मैगलन, और ये वाला एरिया ये टियारा डेल फ्यूगो, और यहाँ पे आपको कॉर्डिलेरा ऑफ पैटागोनिया दिखेगा, ये पैटागोनिया का कॉर्डिलेरा है। ओके, डन, क्लियर। अब यहां पर एक और इंफॉर्मेशन आप ध्यान से सुनेंगे। याद रखिए कि इसके पश्चात, सेंट्रल वैली के पश्चात, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई देता है, ठीक, ये पूरा आइलैंड्स वाला एरिया है। ठीक, और ये जो आइलैंड्स हैं, जरा मैं से जो है वो इंगित कर दूं, यहां पर ये जो आइलैंड्स हैं ये आर्किपेलागोस चोनूस कहलाता है। फाइन, ये जो आर्किपेलागोस हैं ये कुल मिला के चापाकार द्वीप समूह कहलाते हैं। ठीक, ये चापाकार द्वीप समूह होते हैं, और ये द्वीप समूह इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करते हैं, अगर आपने कभी पढ़ा हो भाई भू-आकृति विज्ञान में, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी में, तो दो प्लेट्स के बीच में जो है वो अक्सर अभिसरण देखने को मिलता है, और सामान्यतः यह अभिसरण जो है वो महाद्वीपीय महासागरीय होता है सबसे कॉमन। लेकिन जब महासागरीय और महासागरीय अभिसरण होगा तो यहाँ पे सबडक्शन के कारण, छेपित होने के कारण चापाकार द्वीप समूह बनते हैं, और इसीलिए आपको यहाँ पर जो है, आई थिंक आप परिचित होंगे इस बात से कि नीचे वाला जो प्लेस है, सबसे ऊपर जो है जुआंडी फूका की प्लेट होगी, उसके बीच में जो है कोकोस की, और सबसे नीचे जो है वो सबसे नीचे जो है वो नजाक प्लेट होती है। और ये जो नजाक प्लेट वाला एरिया है, यहां पर आपको देखने को मिलता है कि दो महासागरीय प्लेटें यहां पर, इनमें कन्वर्जेंस है, अभिसरण है। ठीक, इसके कारण जो है वो चापाकार द्वीप समूह आपको देखने को मिलते हैं। डन, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप अपने दिमाग में सेटल रखेंगे। अब यहां ध्यान से देखिए, हमने न्यूज को तो कवर करा, पर आइए एक प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न को भी दिखाने से पहले मैं आपके सामने एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रखना चाहता हूं। इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखिएगा। क्या रीजन है इस क्वेश्चन को यहां पुट करने का? तो इसका रीजन है कि इस प्रश्न को मैं आधार बनाकर आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, तो आप समझ पाएंगे कि हमारा जो क्वेश्चंस हैं, हमारे जो प्रश्न है, इसकी रिलेवेंसी क्या है। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। फाइन, तो यहां पर प्रश्न अगर मैं आपके सामने एक बार रिपीट करूं भाई, तो यहां पर पूछा गया है कि हाल के 1-2 वर्षों में, पहले तो हम ये प्रीवियस ईयर का पोर्शन देख लें, तो इसी प्रकार से प्रश्न भी स्टार्ट हुआ, हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली, सूडान, इनमें से जो है वो ये सारे देश किस कारण से, किस रीजन से जो है वो न्यूज में रहे हैं। यानी कि चाहे वो चैड की बात हो, चाहे गिनी की बात हो, माली की बात हो, या सूडान की बात हो, ये सारे ही प्लेसों ने जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो करंट है इसका अपनी ओर ध्यान आकर्षित करा था। तो भाई ये क्यों न्यूज में रहे थे, ये पिछले वर्ष में पूछा गया था। अब अगर मैं इस प्रश्न का आपको सहज रूप से उत्तर दूं भाई, तो यहां पर सैन्य तख्ता पलट के कारण जो है आपको ये सारे ही प्लेसेस न्यूज में दिखे थे। आई थिंक आपको क्लियर है। पर यह प्रश्न आधार बनाकर प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, ये जो अभी आपके सामने है। प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, अगर आप चाहें तो मैं एक बार इसे रीड कर देता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देंगे। आइए चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यहां पर आप पाएंगे कि हाल के 1-2 वर्षों में कनाडा, ग्रीस, स्पेन, चिली, ऑस्ट्रेलिया ने निम्नलिखित में से किस एक कारण से अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, जो कि इन सभी देशों से कॉमनली संबंधित है। अब यहां एक चीज ध्यान से देखिएगा, आपको एक बात समझ में आएगी कि भाई प्रश्न जो है वो इस बात से नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है या चिली में क्या हुआ है। प्रश्न इस बात से है कि ये सभी देश न्यूज में रहे थे और इन सभी में कॉमन कौन सी चीज हुई थी। डन, आई थिंक अगर आप इस सीरीज से काफी समय से जुड़े हुए हैं तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी।
इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। जरा मैं आपके सामने जो है कुछ ऑप्शंस को रिपीट करूं तो यहां आपसे पूछा गया जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए नई अवधारणाओं की खोज के कारण, ये सभी न्यूज में रहे। सेकेंडली यहां पर पूछा गया है रिकॉर्ड तोड़ देने वाली जंगल की आग का अनुभव, एक ये ऑप्शन दिया गया है। साथ ही श्रृंखलावर ज्वालामुखियों का विस्फोट, ये एक ऑप्शन है। और लास्ट है एक संयुक्त सैन्य गठबंधन की स्थापना का, एक रिजीम की स्थापना का, जिसे कॉमनली रिजीम के नाम से जाना जाता है। अब इनमें से ये किस कारण से जो है वो न्यूज में रहे हैं, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप इस वीडियो को यहां पॉज करिए, एक बार स्वयं प्रयास करिए कि आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएं। ठीक है? अगर आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम अभी ही इसी वीडियो में इसके आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। डन? चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी ने वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करा है इस प्रश्न को उत्तर देने का, हम इस प्रश्न के उत्तर के बारे में जो है वो चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका बेसिक सा आंसर मैं आपको बताऊं बच्चे, तो याद रखिए बीते वर्षों में बहुत ज्यादा घटनाएं हुई हैं जंगल की आग की, फॉरेस्ट फायर की। ये फॉरेस्ट फायर इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड। ये विश्व के लिए कुछ सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। यहां आप देखेंगे तो आपको जो है वो कनाडा वाले एरिया में यहां पर आपको जो है फॉरेस्ट फायर देखने को मिली और कई स्थानों पर देखने को मिली डियर। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल फॉरेस्ट फायर हुई एक आधा स्थान पर, फॉरेस्ट फायर मैसिव लेवल पर हुई है। तो ये आपको कनाडा वाले एरिया में दिखाई देगा, इवन यूएसए के पूर्वी भाग में भी आपको दिखाई देगा, जो मिसिसिपी का बेसिन है यहां पर, और खासकर टेक्सास वाले एरिया में, यहां टेक्सास आता है, यहां देखने को मिलेगा। कनाडा वाले पोर्शन में यहां ये ब्रिटिश कोलंबिया वाला पोर्शन दिखता है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। शॉकिंगली बच्चे ये आपको अमेज़न के जंगलों के आसपास भी देखने को मिली थी। पुर्तगाल हो, ये तो ऑप्शन में भी था भाई, पुर्तगाल हो, यहां पर 20,000 हेक्टेयर के आसपास भूमि जो है वो प्रभावित हुई थी फॉरेस्ट फायर के कारण। यहां आपको अफ्रीका का दक्षिण वाला पोर्शन हो, मध्य और दक्षिणी कॉन्गो बेसिन का आसपास वाला एरिया है। और खतरनाक बात तो ये है, मतलब अगर मैं कहूं तो एक वार्निंग अलार्म है ये विश्व के लिए कि भाई यहां आपको मेडागास्कर वाले एरिया में भी देखने को मिली फॉरेस्ट फायर। आप सोच कर देखिए, मेडागास्कर का एरिया जो है अद्भुत जैव विविधता का क्षेत्र है, इनडिस्पेंसेबल आपको दिखाई देगा, इसका कोई मैच नहीं है। विश्व में जितने गिरगिटों की प्रजाति पाई जाती है, फाइन, इसकी अधिकांश प्रजाति जो है आपको देखने को मिलेगी जो नेटिव है या फिर आप कहें एंडेमिक है, केवल और केवल यही मिलती है, वो है मेडागास्कर। कभी आप न्यूज पे रहे, और हमने इसको वैसे कवर भी करा है, तो आई थिंक आप इससे परिचित तो हैं, पर कभी आप जो है वो इसे गूगल करिएगा, मेडागास्कर में मिलने वाले जीव, आपको वो जीव दिखाई देंगे जो शायद आपको जो है वो विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। क्लियर? तो इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साथ ही ग्रीस वाले एरिया में भी आपको फॉरेस्ट फायर दिखाई देगी, और 27 जुलाई के आसपास इसमें स्थिति जो है वो काफी ज्यादा भीषण हो चुकी थी। इसी तरीके से तुर्की वाला एरिया हो और ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया हो, इन सभी क्षेत्रों में जो है आपको देखने को फॉरेस्ट फायर मिली। यानी कि फॉरेस्ट फायर वैश्विक रूप से जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है देखने को मिलती है। अब आइए यहां कनाडा वाले एरिया में देखें अगर हम, तो मेनली इसका स्प्रेड जो है हमें इसके ब्रिटिश कोलंबिया वाले पोर्शन में देखने को मिलता है। डन? तो यहां पर मेन कॉन्सेंट्रेशन था, मतलब जो घटनाएं थी उनमें मेजोरिटेरियन जो इफेक्ट था वो यहां पर देखने को मिला था। ये कनाडा वाला एरिया है, इसे कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया वाला पोर्शन। ठीक है? और याद रखें, ब्रिटिश कोलंबिया ना ही ये कोलंबिया में आता है ना ही ये ब्रिटेन में आता है, ये आता है बेसिकली कहां पर, ये आता है बेसिकली यूएसए और ब्रिटेन की बॉर्डर के पास। ठीक है? जो स्टेट का नाम है, स्टेट के नाम तो भाई प्रॉपरली ये जो है वो कनाडा के ही पोर्शन में आता है, कनाडा की ही टेरिटोरियल एरिया में ये आता है। ठीक है? तो इसे कहते हैं भाई ब्रिटिश कोलंबिया। डन? इसके अलावा अगर हम यहां देखें तो याद रखिएगा ग्रीस का जो ये वाला एरिया है, यहां आपको दिखेगा जो पिंडस वाला एरिया है, फाइन, इसके आसपास आपको जो है कई स्थानों पर फॉरेस्ट फायर देखने को मिली थी। डन? ये पिंडस वाले एरिया में आपको फॉरेस्ट फायर देखने को मिली। आई थिंक ये क्लियर है। और साथ ही आपको
पुर्तगाल और स्पेन के भी कई प्लेसेस में, और यहाँ ध्यान दीजिए ये आपको पुर्तगाल की सीमा दिखाई देती है, ये है भाई पुर्तगाल, पुर्तगाल में भी, और कई बार जो है वो स्पेन में भी कई इलाकों पर आपको देखने को मिला कि यहाँ पर भी फॉरेस्ट फायर थी। डन। तो जरा मैं इन दोनों को मार्क करूं, ये आपको स्पेन दिखाई देगा। और स्पेन के लिए एक बात याद रखिएगा कि ये आपको जो है एक ऐसा देश दिखेगा जहां पर इसकी एक सीमा भूमध्य सागर से लग रही है, एक सीमा इसकी अटलांटिक, और इसके ऊपर जो है उत्तरी अटलांटिक वाले एरिया से भी लग रही है। तो इसे थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। ये स्पेन का एरिया है, स्पेन फ्रांस के साथ बॉर्डर बनाता है, स्पेन पुर्तगाल के साथ बॉर्डर बनाता है, और स्पेन की सीमा जो है यहाँ आप नीचे आएंगे तो मोरक्को से भी लगती हुई दिखाई पड़ती है। और इसकी बीच में जो है वो एक जल संधि है, डायरेक्टली स्थल सीमा नहीं है, सागर सीमा है। और ये जो जल संधि है इसे कहते हैं भाई जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि से इस प्रकार से होते हुए आप भूमध्य से सागर में अर्थात मेडिटेरेनियन सी में एंटर करते हैं। यहीं पर आपको बैलेरिक आइलैंड्स दिखाई देते हैं जो स्पेन का ही पार्ट है। फाइन। तो आई थिंक ये इंफॉर्मेशन आपके लिए आवश्यक है, इसे जरूर नोट डाउन करिएगा। इसी तरीके से यहां पर आपको इंडोनेशिया वाला पोर्शन दिखता है। अब इंडोनेशिया में खासकर ये जो है वो सुमात्रा वाले एरिया में आपको फॉरेस्ट फायर के केसेस देखने को मिले थे। तो ये जो है ये सुमात्रा का एरिया है, और सुमात्रा के एरिया में आपको फॉरेस्ट फायर के केसेस जो है वो देखने को मिले थे। सुमात्रा आप कह सकते हैं इंडोनेशिया का सबसे उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी द्वीपों में से एक है। यहाँ उसके नीचे आपको बच्चे ये जावा वाला एरिया दिखाई देगा। डन। और इसके नीचे फिर छोटा लेकिन टूरिस्ट हॉटस्पॉट ये देखने को मिलेगा, ये है भाई बाली। तो जावा ये वाला पोर्शन, सुमात्रा, देन सबसे नीचे बाली वाला एरिया। अब देखिए यहां ध्यान से, तो इसके बाद ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये पापुआ न्यू गिनी का आइलैंड है, और इसमें से एक पोर्शन पे जो है वो इंडोनेशिया का जो है आप कह सकते हो एरिया आता है, और दूसरे पोर्शन पे पापुआ न्यू गिनी देश आता है। ठीक है, क्लियर। और साथ ही यहां आपको दिखाई देगा कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है भाई बोर्नियो आइलैंड। ठीक। अब ये जो बोर्नियो आइलैंड है यहाँ पर 3 देश आते हैं, ध्यान देंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि भाई एक बड़ा सा पोर्शन तो यहाँ पर ये हो जाता है किसका, ये हो जाता है इंडोनेशिया का, ये वाला पोर्शन, ये बोर्नियो का, ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, कौन सा, बोर्नियो। अब इसके बाद ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये मलेशिया का पोर्शन है, मतलब 3 देश आते हैं यहाँ पर, ये मलेशिया का पोर्शन है। ठीक है, और इसके ऊपर आपको दिखाई देगा ये वाला जो पोर्शन है ये है ब्रुनई का, ये ब्रुनई वाला पोर्शन है। ब्रुनई स्वयं में एक देश है, ध्यान दीजिएगा, बोर्नियो द्वीप का नाम है, ब्रुनई देश का नाम है। बोर्नियो द्वीप में 3 देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, और ऊपर जो है वो ब्रुनई। और ब्रुनई की कैपिटल याद रखिएगा बांद्रा सेरी बागवन, ये जो है इसकी कैपिटल है। क्लियर। अब इसके ऊपर फिर फिलीपींस वाला एरिया है, और फिलीपींस के बारे में हम पहले की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन है, और यहां पर आपको फिर जो है वो मलेशिया का एरिया दिखाई देगा, ये नीचे वाला पोर्शन। ठीक, यहां इसकी कैपिटल कुआलालंपुर मिलेगी। ठीक, और अभी ये चर्चा चल रही है कि भाई चाइना यहां पर जो है कुछ मैसिव कंस्ट्रक्शन करने वाला है, ये इस्थमस कहलाता है बेसिक। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी ही चीजें आपके लिए इंफॉर्मेटिव हैं। याद रखिए कि स्टडी आईक्यू के जो P2I बैचेस हैं, ध्यान दीजिएगा, स्टडी आईक्यू के जो P2I बैचेस हैं, इनमें जो अप्रैल मंथ का बैच है, ये फर्स्ट बैच है, ये 15 अप्रैल से इसमें जो है वो क्लासेस स्टार्ट होंगी। वो सभी IAS एस्पिरेंट जो एटलीस्ट एक क्वालिटी मैनर में यूपीएससी की जर्नी को प्ले करना चाहते हैं, और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुली यूपीएससी को पास करना चाहते हैं, आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है भाई, तो याद रखिएगा कि स्टडी आईक्यू का जो P2I ये बैच है, याद रखिए कि ये बैच आपका 1 स्टेप सोल्यूशन होगा, जिसमें डेली, अगर मैं इस प्रकार से आपको समझाऊं तो ये है भाई हमारा बैच। तो यहां डेली आपको 3 आवर की एक तो लाइव क्लास मिलेगी। डन। 3 आवर की लाइव क्लास के साथ आपको जो है वो इसमें डाउट सेशन मिलेगा, यानी कि आप चैट के माध्यम से डाउट पूछिए, आप चाहें तो बोलकर अर्थात
ऑडियो के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, आप वीडियो के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो चैट, ऑडियो, वीडियो, इन तीनों ही माध्यम से आप डाउट पूछिए। साथ ही आपके प्री के एग्जैक्टली प्रायर मैं आपको बताऊं तो एक क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा। ये जो क्रैश कोर्स होगा ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन तक के लिए आपको प्रोवाइड करा जाएगा। इसे कहते हैं सक्सेस इन प्रीलिम्स का कोर्स। ये क्रैश कोर्स है जो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड है, ये आपको मिलेगा। साथ ही आपका प्री जब क्रिस्टल क्लियर होगा कि भाई ये क्वालिफाई होगा ही, तब जो है आप प्री क्वालिफाई करते ही हमारे रेसिडेंशियल प्रोग्राम अर्थात मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का पार्ट बनोगे। आप मेंस रेसिडेंशियल का प्रोग्राम का पार्ट बनेंगे तो आपको स्टडी आईक्यू अपने प्रेमाइसेस में बुलाकर आगे की सारी फर्दर स्टडीज कराएगा और इसका कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना है। डन। तो आपको जो है वो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का भी फायदा देखने को मिलेगा। चलिए, इसके साथ ही आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। आपको जो है वो 18 बुक्स का जो है पूरा सेट मिलेगा और ये सब कुछ दो जो है आपको कंडीशन याद रखनी है। एक, 15 अप्रैल से पहले ही इसे ज्वाइन कर लें, पहली चीज है। और दूसरी चीज है कि ए के लाइव कोड का यूज करना है आपको। अगर आप इस कोड का यूज करते हैं तब ये आपको जो है 29,999 की बेयर मिनिमम कॉस्ट पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपके लिए सेशन इंफॉर्मेटिव रहा होगा और साथ ही जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी ये आपके लिए इफेक्टिव रही होगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रही होगी। इस उम्मीद के साथ कि मैं आने वाले समय में आप सभी को इन बैचेस में देखने वाला हूं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक इसी समय शार्प 8 बजे। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।